हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। हमारे आज के शो के जो मेहमान हैं वो हालिया आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में 5वीं बार जीतकर आज़ाद कश्मीर की दस्तूर साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। एक सियासतदान हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, दीवान फूड्स के मालिक हैं। बात कर रहे हैं रहनुमा PTI गुलाम मोहिउद्दीन साहब की, जिनके घर के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। अपने घर में वो हमारे इंतजार कर रहे हैं। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे कि उनकी शख्सियत किस तरह की है। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप हमें अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। मैं 1960 13/4/1960 में मैं पैदा हुआ हूँ। अकबरी मंडी में हमारा एक छोटा सा मकान होता था। वहाँ पे मेरे वाला साहब जो कश्मीर से आए थे वहीं ठहरे थे, तो वहीं पे उनकी शादी हुई थी। तो उसी मकान में मेरी पैदाइश हुई है। और वो हमारे वाला साहब जो है ना, उनके जब बड़े भाई आए थे पाकिस्तान, पहले जब पाकिस्तान बन रहा था, तो उस वक्त वो मेरे वाला साहब छोटे से थे, उनके यहाँ आए थे। उनके यहाँ वो मजदूरी करते थे, मुलाजमत करते थे। तो फिर मेरे वाला साहब कामन में इधर आ गए पाकिस्तान। तो वो भी उधर ही आ गए। वो जानते थे कि ये दुकान है उनकी, और उनके पास एक मकान था, उधर ही वो रहते थे। तो उधर अकबरी मंडी में मेरे वाला साहब मजदूरी फिर करते थे। तो उस वक्त जब मेरी पैदाइश हुई, तो उस वक्त मेरे वालिद ने उधर एक छोटी सी दुकान, करियाने की दुकान जो होती थी, वो ले ली थी अकबरी मंडी के अंदर। अच्छा। तो वो एक दुकान थी हमारी करियाने की जब हम पैदा हुए, तो वालिद साहब की। तो उसके बाद मैं वहीं पे सामने मस्जिद थी, वो जो सैयद असदुल्ला शाह दवारकी साहब, वो भी श्रीनगर से, उनका भी तल्लक था, वो भी कश्मीरी स्पीकिंग थे। मेरे वालिद साहब भी थे। उस वक्त कश्मीरी बहुत थे इधर, जो यहाँ थे अकबरी मंडी में मजदूरी करते थे, कोई आज़म मार्केट में, कोई लंडे में। तो इस इलाके में उनके थोड़े बहुत कारोबार भी करते थे। तो उधर से आए हुए थे पार से कश्मीरी, जो इंडिया के पास ऊपर रियासत मकबूल है, जम्मू कश्मीर पर भारत का तसल्लुत है और उसने कब्जा किया हुआ है। वहाँ से पहले पाकिस्तान बनने से पहले ये सारे लोग आते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कामन में यहाँ आए। तो उस वक्त मैं फिर कॉलेज में चला गया पढ़ के, यहाँ से मैट्रिक करके इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में मैंने दाखिला लिया। अच्छा। वहाँ से FA का एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद मेरे वालिद साहब मुझे ले आए दुकान पे। स्कूल में मैंने हॉकी खेली, और कॉलेज का मैं फुटबॉल का प्लेयर था, और क्रिकेट मुझे बड़ा शौक था। क्रिकेट मैंने बड़ी खेली है। अच्छा। कोई ग्राउंड लाहौर की ऐसी नहीं जहाँ मैंने मैच ना खेली। तो क्रिकेट मैंने बहुत खेली है। वो मैं अपनी तकरीबन को 20 साल मैंने क्रिकेट खेली है, और आला क्रिकेट खेली है। तो मैंने वहाँ पे एक टीम भी हमने बनाई थी, विक्ट्री क्रिकेट क्लब, उसका मैं कप्तान भी था मैं। फिर मेरे वालिद साहब चूँकि KH खुर्शीद मरहूम, जो आज़ाद कश्मीर के सदर रहे हैं वहाँ, तो वो कायदे आज़म के सेक्रेटरी थे। अच्छा। तो उन्होंने लिबरेशन लीग के नाम से जमात थी उनकी, ठीक है। और मोहतरमा फातिमा जना ने उन्हें बाइट से बाहर इतला भी कराया था, और वो उनके दस्ते रास भी थे। क्या बात है। तो मेरे वाला साहब उनके समझे सपोर्टर थे। तो ये पैदाइशी तौर पे आज़ाद कश्मीर का जो ये सियासत का मुझे मिली है, ये विरसे में मिली। सर, ये बताएं कि किस तरह के बच्चे थे? शरारती थे, मासूम से थे, बात मानने वाले थे? समझ लें कि उस वक्त भी हम लड़कपन में थे। ये रोज़ मेरी जेब होती थी ना, ये रोज़ाना फटी होती थी। हम स्कूल में झगड़ा वगैरह, कुश्तियाँ वगैरह, दंगल करते रहते थे। अच्छा। तो खेल कूद इस तरह की करते रहते थे। तो बाकी ये शरीर भी थे, सारा कुछ था, शरारती थे। और जो स्कूल का काम मिलता था
वो कभी नहीं करके गए दोबारा। सुबह डंडे खा लेते थे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन पढ़ाई में मैं कोई नालायक नहीं था। अच्छा। जितने मेरे दोस्त स्टूडेंट मेरे साथ थे उनसे तकरीबन मैं बेहतर ही था। अच्छा। और उस वक्त 33-35 नंबर लेकर हम पास होने वाले सारे होते थे। जो फर्स्ट डिवीज़न होती थी 500 कुछ वाली, आजकल तो नंबर ऐसे आते हैं कि 99, 98, 97%। उस वक्त हम जो फर्स्ट डिवीज़न लेता था ना जी जी, तो हम बड़ा कहते थे यार मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई। हाँ जी। तो ये सूरत हाल थी। तो बार सूरत मैं इतनी को मुताला तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी जो मैं ऑब्जर्व करता था मैं उसको सही तरह से कर लेता था। ज़िंदगी में कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हो? मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो से बड़ा मुतासर था, मुझे बड़े पसंदीदा थे मेरे। तो उस वक्त मैं छोटा था जब उनका पहला जलसा था, तो मेरा एक मुलाजम था जो वो मुझे पकड़ के उंगली के साथ समझने के लेकर गया था। अच्छा। नासिर बाग में वो उनका मैंने पहले जलसा देखा था, तो वो छोटा था। तो जब भुट्टो साहब को सजा दी गई तो उसको मैं कॉलेज में था, रेलवे रोड में। तो उस वक्त मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के साथ भी थोड़ा एक्टिविटीज़ करता था। लेकिन एक चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज तक कभी जेल में एक दिन भी नहीं। एक दो मरतबा मेरे घर में उन्होंने रेड की तो मैं घर में मुझे पता होता था तो मैं निकल गया, लेकिन मैंने कभी गिरफ्तारी नहीं दी। सियासत में बड़े हमने जलसे जुलूस भी किए और सारे एक्टिविटी जो भी पीपल्स पार्टी में उसका भी रहा। मैं आज़ाद कश्मीर का मैं सदर मुंतखब हुआ, लाहौर का पीपल्स पार्टी का। सबसे पहले मुझे ये ओहदा दिया गया। फिर मैं सियासत में तो था ही, लेकिन मेरे वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी में चले गए। जब KH खुर्शीद पीपल पार्टी में शामिल हुए भुट्टो के साथ, तो उस वक्त मेरे वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी में आ गए। और तो मेरे क्या यही वजह थी कि आप भी सियासत में आए? क्योंकि पहले तो आप एक बिजनेसमैन हैं। मैं बताता हूँ, मेरे वालिद साहब का कारोबार था ना, तो मैं जब कॉलेज से फारग हुआ तो फिर मैं 2 साल अपने वालिद साहब के साथ आ गया। दुकान थी हमारी उस वक्त, मुझे आसफ करके बुलाते हैं घर में सारे। और अच्छा। अकबरी मंडी में भी मुझे आसफ के नाम से सब जानते हैं। और जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा तो वो भी मेरा गुलाम मयूद्दीन आसफ दीवान लिखा जाता था। फिर मैंने सोचा मेरा दुकान पे रहना मुनासिब नहीं। अच्छा। जब मैंने कह दिया तो फिर मैंने अकबरी मंडी में उन्होंने ब्रोकरी मैंने शुरू कर दी। अच्छा। तो वो मजदूरी है, मजदूरी की मैंने जो अजनास बेचते थे हम लोगों को, तो उसमें से मुझे कमीशन मिलता था कोई 0.75 पैसे 100 के ऊपर। ठीक है। तो वो मेरा काम मैंने बड़ा दयानतदारी से किया। और एक वक्त आया कि पूरी मंडी के जो 1-2 ब्रोकर थे उनमें मेरा नाम था। तो फिर सियासत की तरफ किस तरह निकल के आए? मैं 96 में, उससे पहले मैं 2 मरतबा लाहौर चैम्बर का एग्जेक्टिव बना। तो उसके बाद ये जो है मैं सियासत में मेरा शौक़ था। तो गुलाम हुसैन डार मरहूम जो 2 इलेक्शन जो जिस सीट पे मैं मुंतखब हुआ 2 मरतबा उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो समझ लें मैं उनका राइट हैंड था। तो उन्हीं की वजह से मैं चैम्बर में भी गया, 2 मरतबा चैम्बर का रुकन मुंतखब हुआ, वहाँ एग्जेक्टिव बना। तो सियासत में फिर वो भी पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़े, चुनाचे वो हार गए। उस वक्त नवाज शरीफ इधर वज़ीर आला था। तो ईमानदारी से इलेक्शन होते तो हम जीत जाते, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने हमें नहीं जीतने दिया। चूँकि इनकी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का साथ दिया, तो हमारे वो कैंडिडेट पीपल्स पार्टी से हार गए। ज़ियाउल्लाह की गवर्नमेंट थी। तो उसके बाद वो 96 में वो मैंने मुल्तान सीट पे लड़ना था और इन्होंने लाहौर पे, वो फोत हो गए 2 माह पहले, 1 माह पहले। तो उन्होंने कहा जी आपको टिकट देना है। तो वो पहला मेरा इलेक्शन था 96 में। तो वर्कर भी मैं बड़ा हार्ड वर्कर था, और वर्कर भी वो जो अपनी जेब से पैसे लगा के सियासत करता था। तो ये बताइए कि सियासत में आने के साथ साथ PTI में शमूलियत आपने किस तरह से इख्तियार की? क्या खान साहब की कोई बात थी जिससे मुतासिर? मैं बताता हूँ आपको उसकी। मैं पीपल्स पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल था उस वक्त जब मैंने इधर आया हूँ। इससे पहले मैं मेंबर असम्बली था ना, जब मिनिस्टर था जी। तो बीबी उस वक्त जब बाहर जा रही थी 98 में, तो ये आई थी उधर कश्मीर उसमें हमारे पास। तो ये बड़ी दिलेर औरत है, बड़े मुसीबतें इसने देखी है।
ये मैंने देखा हुआ है इस बेचारी के साथ जो हुआ है। ये ख़ानदान जो था ये बहुत अच्छा ख़ानदान था, मुल्क मुखलस था। तो फिर उसके बाद जो है बीबी आई, बीबी के साथ जो हुआ मैं साथ रहा। और 96-98 में जब वो बाहर गई हैं तो 99 में उसकी गवर्नमेंट चली गई है नवाज शरीफ की, और वो आ गया परवेज़ मुशर्रफ। फिर उसको हमने देखा, उस वक्त मैं वज़ीर था, चुनाचे उन्हें हमें उतार दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने 7 वज़ीर लगाने, तो उन 7 में से भी पहला नाम मेरा ही था। हमने कभी सरकारी माल जो है ना वो अल्लाह के फजल करम से कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं खड़ी कर सकता, ना कभी बदयांती की है, ना सोच है ऐसी माशाअल्लाह। और अब भी अल्लाह का शुक्र है अपना रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। फिर मैं पीपल्स पार्टी में था उस वक्त। फिर दूसरा इलेक्शन मैंने लड़ा 2001 का पीपल्स पार्टी से, फिर मैं जीत गया लाहौर से। और वो इलेक्शन भी शनाख्ती कार्ड पे हुआ जी, वो मैंने जीता। तो फिर मैं भी इनके साथ रहा, पीपल्स पार्टी के साथ। और उसके बाद फिर मैंने तीसरा इलेक्शन लड़ा, वो पीपल्स पार्टी से कोई थोड़ी हो गई गड़बड़, तो फिर मैंने ज़ात ही समझो वो इलेक्शन लड़ा। तीसरा भी मैं जीत गया लाहौर से। और उसके बाद चौथा उसकी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ा, तो बड़ी मार कुटाई हुई, इन्होंने इलेक्शन कैंसिल हो गई। नून की गवर्नमेंट थी, ये कह रहे थे मेरी तरफ आ जाओ। मैंने इनको कभी पसंद नहीं किया, मियाँ बरादरान को मैंने कभी ज़िंदगी में पसंद नहीं किया। और मैंने नुकसान बहुत उठाए इनसे, कारोबार बर्बाद हुआ मेरा, मेरे को पर्चे इन्होंने किए, लेकिन मैं साबित कदम रहा, इनको मैंने कभी पसंद नहीं किया। चुनाचे मैंने वो इलेक्शन लड़ा। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को मैंने कहा, मैंने हाई कोर्ट से आर्डर ले लिए हैं जी कि इलेक्शन 216 पैरा मिलिट्री फोर्स के जो लगेंगे बंदे वो इलेक्शन कराएंगे, मेरा इलेक्शन करवा दो। चुनाचे इनको मैंने बड़ी मरतबा कहा, तो मैंने 2 मरतबा इलेक्शन कमीशन से आर्डर भी करवाए, लेकिन यहाँ से लिख के जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं। मैं उससे पहले 2 इलेक्शन जीत चुका हुआ था, तो वो भी इलेक्शन मैंने आसानी से जीतना था इनसे। बेहतरीन। तो इन्होंने बड़ी गड़बड़ की, जो मार कुटाई की, वो इलेक्शन कैंसिल हो गए थे, जो वो इलेक्शन नहीं इन्होंने होने दिए 5 साल। और पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मजीद साहब, वो भी मेरे साथ जो है ना वो उनका तल्लक अच्छा नहीं था, बल्कि वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के कहने पर उन्होंने मुझे मेरे साथ ये ऐसा सलूक करवा रखा। और अच्छा। मैं लाहौर का यानी कि पंजाब का उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी जनरल था मियाँ मंजूर अहमद भुट्टो साहब के साथ जी। और मैं आल इन नाल था यहाँ पे ये सारे मामलात में। भुट्टो साहब मेरे ऊपर इतना एतमाद करते थे और सारी पार्टी करती थी, जितनी पार्टी बनाई उसके मामलात में भी मुझसे मुशावरत होती थी। इवन जरदारी साहब से भी मेरी 2-3 मुलाकातें हुई, फरियाल बीबी से भी मेरी अच्छी मुलाकातें हैं, वो मुझे जानती हैं। उनके जितने पीपल्स पार्टी के रफ़ाकार हैं सब मेरे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी उनके साथ मेरी रही बातचीत भी, बड़ी इज्जत दी उन्होंने मुझे, मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता था। सच्ची बात है, मैं वहाँ से बड़ा कुछ सीखा पीपल्स पार्टी से। आप हाल ही में LA 41 वैली 2 से MLA मुंतखब हुए हैं। एक तो ये मुझे भी नहीं पता, और मेरे दोस्तों को, नाजरीन को भी आप ये बताइए कि इस इलेक्शन का तरीक़ेकार क्या था। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले जब मैंने इलेक्शन लड़ा इस सीट पे तो ये LA 36 था। उस वक्त हमारी 28 सीटें थी वहाँ की और 12 इधर की थी, ये 40 सीट बनती है, ठीक है। उसके बाद 1 सीट का इजाफा हुआ, दूसरे इलेक्शन में हम आ गए LA 37। अच्छा। और 37 में हमने 2-3 इलेक्शन लड़े, और अब जो 4 सीटों का और इजाफी आज़ाद कश्मीर में हुई है, लेजिस्लेटिव असम्बली की, कानून दस्तूर साज असम्बली हमारी कानून साज असम्बली है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव जी। तो वो अब जो 41 का जो हुआ है ये अब हुआ है, ठीक है, LA 41 का नाम पड़ा है। तो ये इलेक्शन में वोट वो लोग डालते हैं जो रियासत वैली से जो आए हुए हैं और जम्मू से जो लोग आए हुए हैं। जम्मू की 6 सीट्स हैं हमारी पाकिस्तान में, 6 वैली की हैं। ये नुमाइंदगी हम करते हैं उस पार कश्मीर की। खान साहब का तब्दीली का विजन रहा है, आप इस विजन से किस हद तक मुतासिर हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये विजन किस हद तक कामयाब रहा है? मैं आपको बात बताऊं, जब मैं पीपल्स पार्टी में था ना, तो उस वक्त ही मुझे खान साहब पसंद आना शुरू हो गए और मेरे अंदर कोई चीज़ रहती नहीं। और मेरे दोस्त कहते थे कि तुम रहोगे नहीं हमारे साथ। क्या वजह थी? उनको एक ये भी पता था कि इस बंदे का पार्टी ने भी कोई साथ नहीं दिया, ये मुकदमात मेरे ऊपर करते थे झूठे, और सारा वो मुझे भी
अदालतों में समेटने पड़ते थे, वकला करने, सारा दिन जाना, कारोबार तबाह करना। हालांकि ये मुझे ऑफ़र भी कर रहे थे कि आप आ जाओ, 50 करोड़ रुपया भी आपको देंगे, तो आपको 3 सीट दे देंगे। मैंने इनको पसंद नहीं किया और मैंने बड़ा उनसे नुकसान उठाया। लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र है, मेरा करैक्टर बना, मेरे पोजीशन बनी, मैंने मेहनत की और मैंने पीपल्स पार्टी में रहते हुए भी इलेक्शन जीते इनसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है, जब खान साहब को मैंने देखा, खान साहब को मैं पसंद कर रहा था, ये दिलेर था। अच्छा। और ये अब पीपल्स पार्टी में जब बैठे हुए बात करता था, मैं कहता था ये लीडर है। भुट्टो साहब थे ना, ये उस तरह उनसे भी बेहतर लीडर निकलेंगे, ये याद रख लेना। और लोग, उनको पीपल्स पार्टी वालों को पता चल गया था कि ये अब हमारे साथ नहीं रहेगा। चनाचे वही हुआ। मुझे पसंद थे खान साहब और बैरिस्टर सुल्तान से मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी। उनको मैंने पहले ही भेज दिया था उधर। मैंने कहा आप चले जाएं, आप और आपकी जगह नहीं कोई बनती, तो इधर आप पहले चले जाएं, तो मैं भी ज़रा टाइम पे आ जाऊंगा। इलेक्शन हुए पिछले, जो 16 के इलेक्शन हुए, उस वक्त गवर्नमेंट थी नवाज लीग की जी। पंजाब में वज़ीर आला यही थे, सिटी गवर्नमेंट भी इनकी थी। 3 गवर्नमेंटों के साथ मैंने इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और मुझे पता है इन्होंने मेरे वोट भी सारे कटा दिए। तो मैंने देखे अदारों का जो हाल इनके दौर में, वो कोई इतना अच्छा मैंने नहीं देखा। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि ये इमरान खान, अल्लाह ने हमें एक तोहफ़ा दिया इस पाकिस्तान के लिए, नेक आदमी। और मैंने जब इसको देखा, इसकी बातें सुनी, मुझे इसमें वो चीज़ें नजर आई, दयानतदारी चीज़ें नजर आई, और वो कलेवर भी, समझदारी भी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको इज्जत दी। तो मैंने उस वक्त इसका साथ दिया और वो इलेक्शन मैंने पहला मैं अकेला ही जीता पूरे पंजाब से। दीवान साहब किस तरह के हस्बैंड रहे हैं? बहुत अच्छे शख्स हैं ये। 30 साल हो गए मेरी शादी को और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारा ना। बहुत कम हमारी लड़ाई होती है, बहुत कम। आपको क्या कह के बुलाते हैं प्यार से? सबा भी कह देते हैं, मेरा नाम सबा है, और बेगम कहते हैं। अच्छा। हाँ। गुस्से में कौन ज़्यादा तेज़ है, आप या दीवान साहब? मुझे लगता है मैं ही तेज़ हूँ उसमें ना। तो क्या कहते हैं दीवान साहब, आपको गुस्सा आए तो खामोश हो जाते हैं? हाँ, या झगड़ते हैं? नहीं, झगड़ते नहीं हैं, खामोश हो जाते हैं ज़्यादा अगर सीरियस टॉपिक हो। अदरवाइज़ हंसाने की कोशिश करते हैं, बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी का ये जो सफ़र है 30 साल का, मतलब उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी आए। तो ऐसे टाइम में जहाँ पर आपको लगा था कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, मुझसे चीज़ें नहीं संभल रही हैं, मुझसे बच्चे नहीं संभल रहे हैं, मुझसे घर नहीं संभल रहा है, दीवान साहब का आपके साथ क्या बिहेवियर होता था और किस तरीके से आप अपने घरेलू मामलात को लेकर आगे चलते थे? आपको पहले ही मैंने बताया कि कंप्रोमाइज्ड बहुत है। दीवान साहब ने कभी कोई फरमाइश ऐसी नहीं की जो मैं पूरी ना कर सकूं, और मेरे ख्याल में मैं फरमाइश करती हूँ और ये हथेलियों सा पूरी करते हैं। 99% ये पूरी करती हैं। बच्चों के साथ भी इनका यही रवैया है। बच्चों में थोड़ी सी सख्ती इनकी है, मगर बच्चों में ये, जब बच्चों ने कोई बात मनवानी होती है तो वो थोड़ा सा मुझे आगे कर देते हैं। ये प्लस पॉइंट होता है उनके पास ना। तो उतार चढ़ा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, बहुत कम आए हैं ज़िंदगी में ना, बहुत कम। इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद इन्होंने पूरा फैमिली को टाइम दिया है। इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद हमारे हर इवेंट पे मौजूद रहते हैं और अच्छा, अपने घर को टाइम देते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ सियासत इनका शौक़ है जी। बिज़नेस में ये माशाल्लाह शुक्र है शुरू से ही अच्छे हैं। तो जो ये इन्होंने बाकी टाइम होता है ना, यारी दोस्ती, याराना, लोगों के साथ घूमना फिरना, ये नहीं है इनका। ये अपने घर पे होते हैं, घर का खाना पसंद करते हैं। जी हाँ, नाना नानी में सबसे ज्यादा कौन अच्छा है? जिया किससे प्यार करती है? किससे ज्यादा प्यार है आपको? नाना से, नानों से या नानों से? नहीं, जिया बताएगी, मैं पूछूं। जिया आप किसकी बेटी हो? मम्मा। मामा बेटी। मम्मा बेटी। और किसकी बेटी हो? नानो।
नानो नाना की बेटी हो। नानो बेटी है ये ना। मेहरमा, आपको ज्यादा प्यार किससे है, दादा बो से या दादो से? दादा से। दादा से। ज्यादा गिफ्ट्स किससे मिलते हैं? दादा से। दादा से। वो यार, वो दादा से। नाना माँ। जो दादा का भी गिफ्ट होता है ना, वो मेरे हैंड से गुजरना होता है ना, क्योंकि ये खुद तो शॉपिंग जाते नहीं है। इसलिए मतलब मैं समझी, मैंने कहा गिफ्ट्स भी दादा से, नहीं दादा से मिलते हैं। दादो ही लाती है। वाह वाह, वेरी ये असल में नाइस। ये है कि वो बाहर, मैंने जब बाजार तो मैं ही जाती हूँ, तो फिर वो दीवान साहब का भी जो गिफ्ट होता है वो मेरे हैंड थ्रू होके जाता है ना इनको। ठीक है। आपकी मदर ने बताया कि दोनों भाई यहाँ पर हैं नहीं, अगर वो होते तो ज़रूर उनके साथ भी बैठकर बात होती। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि आपके भाइयों के साथ जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशनशिप है, वो कैसा है? ऐसे हमारे, हम तीनों के ना ऐसे दोस्त नहीं है, सिर्फ बड़े भाई के हैं थोड़े बहुत दोस्त। ठीक है। तो बकाया हम दोनों छोटों के दोस्त नहीं है सच। अच्छा। तो वो फिर हम आपस में हमारी दोस्ती यारी होती है। बेहतरीन। तो अगर घूमना फिरना भी है, हमने कहीं बाहर जाना है, कहीं रेस्टोरेंट होटलिंग वगैरह करनी है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी करना है ना, तो हमने भाइयों ने जाना है। अकेला कोई कहीं नहीं जाता, अकेला हम खाना भी नहीं खाते बाहर। वदूद, ये तो मैंने भाइयों के बारे में पूछ लिया आपसे। आपके पेरेंट्स आपके साथ किस तरह के पेरेंट्स रहे हैं? मैं कहूँगा बहुत अच्छे। मेरे दोस्तों के भी पेरेंट्स हैं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को अगर देखूँ, उनसे यानी कि वो करूँ, कंपैरिजन करूँ उनके पेरेंट्स के, जिस तरह उनके यानी कि वो अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कहीं जाने से रोका नहीं। ठीक है, कभी भी रोक टोक नहीं हुई। ठीक है। उसके अलावा वैसे तो ऐसे मैं जाता नहीं कहीं पे, जाता तो मैं भाइयों के साथ, फिर इनको पता होता कि भाइयों के साथ ही गया होगा। तो उसके अलावा पेरेंट्स की जहाँ तक अब्बा का था, अब्बा पहले काम पे होते थे, शाम को आगे अब्बा के भी ऐसे दोस्त नहीं थे, अब जाके दोस्त बने हैं। ठीक है। वो भी ज़्यादा योगा करने जाते हैं सुबह। ठीक है। उसके अलावा फिर अब्बा ने भी घर आके टाइम देना, अम्मा ने तो सारी ज़िंदगी इधर घर ही दे दी ना हमें। सही। ठीक है। वालिद साहब से क्या कुछ सीखा है? वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी के अंदर, कारोबार के अंदर आगे काफ़ी कुछ सीखा। खाना अपनी फैमिली के हमरा खाया। घर से अपनी फैक्ट्री के लिए रवाना हुए। सर, दीवान फूड इंडस्ट्री के बारे में आप हमें बताइए कि ये बनाने का ख्याल आपको किस तरह से आया? ये मैंने कोई इसकी कोई मनसूबाबंदी नहीं की। मेरी वहाँ पे वो चक्कियाँ लगी हुई थी मिर्चों की, वो मैं बाहर से इंपोर्ट करता था मिर्चें। तो हर साल मेरी मिर्चें जो थी ना, वो जो बचती थी ना, वो अगर 100 रुपये किलो हो तो वो 34 रुपये में बिकती थी। उसका रंग ख़राब हो जाता था। तो वो मुझे मेरे दोस्त ने कहा, यार ये आप अपनी चक्की भी लगा लो, आपकी दुकान है, इधर बिक जाया करेगा, पाउडर भी माल जो बनाते हो तो ये भी नहीं बचे करेगा आपके पास, बल्कि इसकी ज़रूरत रहती है तरुए के लिए। तो जो चाट मसाले में या पल्ले पकौड़ियों में और जो आलू चने में जो पड़ते हैं ना, वो यही पड़ता है जो मिर्च होती है, सफ़ेद बदल जाता है, उसका लाल नहीं होती वो जी। तो वो फिर मैंने कहा ठीक है। और वो पहले साल ही जब मैंने किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वाकई वो मेरा फैसला ठीक था। अच्छा। चुनाचे मेरी दुकान पे भी माल बिकता था कुछ, वैसे कल तो मैं इम्पोर्टर था, तो ये माल भी बिकने लग पड़ा वहाँ पे। और उसके बाद मैंने वो थोड़ा सा 1-2 मशीनें ली, वो माल जो शुरू किया दीवान फूड। उस वक़्त मैं मेंबर असम्बली था, लेकिन मैं वज़ीर नहीं था, अपोजिशन में था, तो ना मैं कोई इतना पार्टी में भी इतना फाल नहीं किरदार कर रहा था। वो टाइम था मेरे पास। उस वक़्त फिर मैंने ये काम शुरू किया, रक्शे लिए, बंदे हायर किए, वो मार्केट में जाएँ, समझ लें कि 1 लाख रुपए का वो काम करते थे, महीने का तो 5 लाख मुझे तनख्वाह देनी पड़ती। अच्छा। हाँ जी। तो वो कोई नुस्खेदार भी मार्केट में डूबा, वो बंदे भी बड़ी मुश्किल से जाकर ये थोड़ा थोड़ा सेटअप बना। 2-3 साल मेरे पास जो पूंजी कमाता था दुकान से, वो भी उधर लगा देते, जो पास थी वो भी लग रही थी। और एक वक्त आ गया कि हम ब्रेक इवन में आ गए, नुकसान और नफ़ा बराबर। उस दिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, ये मेरे ऊपर यही रहमत है, चलो अब मेरा बिकने शुरू हो गया, मेरा बराबर आ गया, खर्चे निकल गए।
अपने भाई और फैक्ट्री के मुलाजिमीन के साथ मीटिंग की। फारिग औकात में आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं फारिग अक्सर होता ही नहीं हूँ। सुबह मैं जाता हूँ वर्जिश करने के लिए, स्विमिंग करता हूँ थोड़ी, मेरे दोस्त हैं 2-4 उनके साथ योगा करता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, सुबह नमाज़ पढ़ के चला जाता हूँ, फिर मैं को 8:30 बजे 9 बजे घर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं को थोड़ा अखबार पढ़ लेता हूँ, कोई व्हाट्सएप देखता हूँ, थोड़ा फेसबुक थोड़ी बहुत देखता हूँ। उसके बाद नाश्ता करके तैयार होकर फिर मैं निकल जाता हूँ। ये मेरी रूटीन है कि मैं चला जाता हूँ अपने ऑफिस पार्टी के, फिर वहाँ पे सारा दिन मेरा लग जाता है। फिर किसी ने बुलाया होता है, कोई लोगों की तरफ से जाना होता था, कोई मामला, कोई पोतगी हो गई, कोई कारकुन ने किसी ने बुलाया, कोई किसी महकमे में जाना पड़ता था, तो डीसी से मीटिंग हो जाती है किसी पे, वो सारा दिन वो गुजरता। फिर शाम को मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम पे 8-1 बजे घर चला जाए। नमाज़ें इधर ही पढ़ लेते हैं अपने दफ्तर में, मस्जिद साथ है, वो भी एक फ़ायदा है हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुजर जाता है सारा। तो अब जाना पड़ेगा वहाँ भी, पार्लियामेंट में भी अगर मिनिस्ट्री मिल गई तो फिर वहाँ भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। और फिर मैंने अपने आप इधर कारोबार को भी थोड़ा देखना है, क्योंकि मैंने जहाँ से रोटी कमानी है वो काम भी ज़रा चलना ज़रूरी है। तो मैंने बच्चों को थोड़ा सा उस पर भी, अब मैं 2-2.5 घंटे दिया करूँगा अपने ऑफिस को पार्टी के, वो सुबह के टाइम, ताकि जो मामला तो वो निपटा दिए जाएं। इस वक्त सरकारी टाइम पे तो ऑफिस भी खुले होते हैं, तो छोटे मोटे जो लोगों के मामला होते हैं, वो किसी को लेटर देना, किसी को कुछ सिफारिश करनी, कई मामला होते हैं, वो सारा दिन वो उधर बैठ के करके फिर मैं आ जाया करूँगा। उसके बाद मैंने दूसरे दिन ये 2 घंटे रोज़ाना दिया करूँगा। आप मौसीकी सुनते हैं? जी मैं सुनता हूँ। मैं नूर जहाँ के गाने जो पुराने हैं ना पंजाबी, मैं वो पसंद करता हूँ, और जो पुराने कोई लता के गाने हों, जो सुरीले गाने हों, वो सुनता हूँ। और यही मेरी सफ़र में जो मिल जाए ये वाला काम, तो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट हो जाती है अपनी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समनाबाद टाउन के जनरल सेक्रेटरी मियां अमजद इकबाल की जानिब से गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब की जीत की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। कारकुनान में अप्रिसिएशन लेटर तकसीम किए। जनरल सेक्रेटरी दादा गंज बख्श टाउन अली रशीद की जानिब से अपने कॉलेज में दीवान साहब की जीत की खुशी में इस्तकबालिया दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर सेक्रेटरीट पहुंचे, जहां ओहदेदारान और कारकुनान ने गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब और चौधरी रियाज गुजर का इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए।
चौधरी रियाज गुजर साहब, आपने हालिया इलेक्शन आज़ाद कश्मीर की दस्तूर साज असम्बली का दीवान साहब के साथ जीता है। कैसा तजुर्बा रहा आपका और आपने दीवान साहब की शख्सियत को कैसा पाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इलेक्शन था, ये हमारा जो हल्का है बहुत बड़ा था, इसमें 48 ज़िले थे। लाहौर में हमने काफ़ी कोशिश की, दीवान साहब ने हमारे साथ पूरा तामन किया, क्योंकि लाहौर में दीवान साहब बहुत पुराने ये इलेक्शन जीते आ रहे थे, तो इनकी कोशिशों से हमें बहुत फ़ायदा मिला। और इनकी शख्सियत के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, दीवान साहब माशाल्लाह, इनकी शख्सियत जो लाहौर के जितने भी हमारे कश्मीरी भाई हैं, जितनी भी पीटीआई की क़यादत है, वो इनका बहुत इज़्ज़त और अदब करते हैं। और अल्लाह के फ़ज़ल से दीवान साहब की जो शख्सियत है वो सारे लाहौर को पता है इनकी शख्सियत का। मिर्ज़ा साहब, आप हमें बताइए कि दीवान साहब की शख्सियत को आपने कैसा पाया है? देखिए, दीवान साहब से मेरा तल्लुक़ तकरीबन 25 साल से है और ये बेसिकली कारोबारी आदमी है, ठीक है। सियासत में ये कोई ख़ानदानी नहीं आए, आसाती आए हैं, लेकिन उन्होंने सियासत में रवादारी पैदा की और अपने किरदार के लिहाज से बड़े इनोसेंट हैं और इसमें बेशुमार क्वालिटी हैं। इनसे जो मिलता है वो इन्हीं का हो जाता है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ये हर छोटे बड़े का इज़्ज़त लिहाज करते हैं, हर के दुख सुख में शामिल होते हैं, हर को इज़्ज़त देते हैं। इनके नज़दीक बड़ा सिर्फ वो है जो एक इंसान है, उसकी कदर करते हैं। कश्मीरियों के हर दिल अजीज़ है ये। तो देखें, ये 25 साल से तकरीबन ये मेंबर कश्मीर असम्बली मुंतखब होते चले आ रहे हैं और इसी तरह ये कश्मीर की सियासत में भी बड़े जाने पहचाने जाते हैं और 25 साल हुकूमत हो या ना हो, ये मुंतखब होते चले आ रहे हैं। हम बात करेंगे इस वक्त मियां अमजद इकबाल साहब से। आप भी हमें बताइए कि आपने दीवान साहब की शख्सियत को कैसा पाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि लाहौर के प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये फेडरेशन चला रहे हैं और तंजीमी हवाले से बड़े एक्टिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले पास में भी देखा है तो लोग इतने एक्टिव नहीं थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तंजीम बड़ी अच्छी जा रही है। स्पेशली हम 2 टाउन जोन से हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, समनाबाद टाउन और दातागंज बख्श टाउन। मियाँ अली रशीद साहब उधर हैं, इधर से मैं कर रहा हूँ। हमें फुली सपोर्ट किया दोनों कैंडिडेट्स को और लाहौर की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि हमने जाके उनके शाना बशाना आँखों में आंखें डाल के और लाहौरियों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और इनके साथ कश्मीर की जो आवाज़ इमरान खान साहब ने बुलंद की थी उनके साथ खड़े हुए हैं। इनमें एक चीज़ है कि ये वर्कर्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि खुद भी वर्कर्स हैं और कोशिश करते हैं कि वर्कर्स को एम्पावर किया जाए। तो इन्होंने पुलिस लाइजोन कमेटियों में भी बड़ा रोल अदा किया। मियां अली रशीद साहब से हम बात करेंगे। रशीद साहब, आप बताइए दीवान साहब की शख्सियत आपके नज़दीक आपके लिए क्या है? अगर इन शॉर्ट एक लफ्ज़ में आपको बताऊं तो सादा, बिल्कुल सादा आदमी। और अगर डिटेल में बताना चाहूं तो सबसे पहले तो मेरे बुज़ुर्ग हैं, ये मेरे हमसाए भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हर किरदार में हमारे पास चौधरी साहब भी उसमें हैं और दीवान साहब, ये हमारे पास सबके पास वक्त उतना ही है। सबसे महंगी चीज़ आपके पास जो है वो वक्त है। और ये वक्त अपना, क्योंकि वक्त हमारा मतलब हम कब्र के करीब तो जा रहे हैं सारे, जो वक्त ये अपनी आवाम को अपना, क्योंकि ये दादा में खला बन चुके हैं, दादा नाना बन चुके हैं, उसके बावजूद दिन रात फ़ोन 1 बजे आप करें, 2 बजे करें, जितना हो सकता है। ये मोड़ा लगाने वाला आदमी है, पैरा देने वाला आदमी है। मेरे तो बुज़ुर्ग हैं, हमें बनाने वाले ये हैं, हम इनके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं। दीवान साहब, आपको लोग एक कामयाब कारोबारी इंसान के तौर पर जानते थे। सियासत में आने से पहले की बात करें, सियासत में आने के बाद आप एक कामयाब सियासतदान भी हैं। आपकी सियासत का आपके कारोबार को कोई फ़ायदा हुआ है? जी नहीं, मैं अपने कारोबार को सियासत से अलग रखता हूँ। मैंने अपना प्रोडक्ट जो है किसी यूटिलिटी स्टोर पे मेरा आप नहीं देखेंगे, ना मैंने कभी कोशिश की। जो बिक जाता है, मेरे बेटे बैठते हैं वहाँ पे, जो वो करते हैं मेहनत मजदूरी, अल्लाह ताला उन्हें कोई रिज़्क दे देता है। और जितना मैं किया, मैंने भी कभी गवर्नमेंट के साथ कोई काम नहीं किया, कभी गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट, ना कोई ठेकेदारी, ना कोई मेरा दोस्त है, ना अजीज है।
मैं ऐसे दूर रहता हूँ कामों से। तो मैं ये समझता हूँ जब अल्लाह इज़्ज़त की रोज़ी देता है तो उसमें ख़र्च करके मुझे खुशी होती है। ये जो इज़्ज़त है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर ख़राब करनी चाहें तो ये 5 मिनट लगते हैं। तो सारी ज़िंदगी कब्र तक जाने तक बंदे को मैं ये समझता हूँ कि उसको वो काम करना चाहिए जो भलाई का हो, बेहतरी का हो। ये बताइए कि सियासत में कामयाब होने के बाद आपने अपने हलके के लिए कौन कौन से काम किए? हलके में मैंने कुछ, हमें फ़ंड आज तक 3 साल हो गए, कुछ नहीं मिला। अभी को उन्होंने 7 करोड़ का ऐलान किया हुआ है इस साल जो है 21-22 का। अच्छा। वो देखें, अल्लाह करे कुछ पैसे मिलेंगे थोड़े बहुत गली मोहल्ला को, लेकिन वो नाकाफ़ी है। एक प्रोजेक्ट हमारा आया है, वो उसमें चाहे मेरी कोशिश कह लें या ना कहें, लेकिन एक 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आया जो शेरा वाले से लेकर ट्रैफिक का बहाव को स्टेशन तक निकालेगा। वो जो 2 मोरिया पुल, एक मोरिया पुल पे जंजाल फंसता था, अच्छा, वो कम से कम ठीक हो जाएगा और स्टेशन से फ़ौरन लोग बाहर निकलेंगे। एक मेरा और मेरी ख्वाहिश है मेरी सदारत में जी, अगर ये शदरे का जो मामला है ये अगर बन जाए सही, शदरे वाला जो फंसता है, तो ये हमारे लाहौर का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और मैंने वज़ीर आला को भी ये 2-3 मरतबा कह चुका हूँ। अब फिर मेरी ख्वाहिश है कि मैं खान साहब को भी ये कहूँ कि ये काम कर दें, तो आपको भी लोग उसी तरह वोट देंगे जो तमीर और तरक्की शहबाज के नाम आती थी। इंशाल्लाह लोग वो ही जाएंगे अगर हमने ये एक बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया शदरे वाला। और ये लाहौर में आने के लिए जाने के लिए टाइम जो बच जाएगा, तो ये लोग हमें भी कहेंगे कि ये वाकई ये भी हुकूमत काम कर रही है। और लाहौर को ये एहसास भी होगा कि हम लाहौर के लिए काम कर रहे हैं। हमने 2-3 अंडरपास बनाए हैं, ये ओवर हेड ब्रिज बन रहा है ये, और ये चौथा अगर हम ये काम कर जाएँ तो हमारा ये काम भी ख़त्म हो जाएगा कि यार ये अकेले ये नहीं काम करते, हमें भी इसका क्रेडिट मिलेगा। और जो मैं बात करूँगा वो मेरा हल्का नहीं है, लेकिन वो मेरा शहर तो है ना। मैं इस लाहौर का वासी हूँ, जहाँ प्रॉब्लम है पूरे लाहौर का वो मेरे अंडर आता है। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अगर मेरी नहीं भी तख्ती लगती, किसी की जिसकी वज़ीर आला की लगे, वज़ीर आज़म की लगे, वो हमारा वज़ीर आला है तो वो हमारे वज़ीर आज़म है, तो हमें खुशी होगी कि हमारे दौर में ये काम देते रहे। NA 124 को नून लीग का गढ़ समझा जाता है। खाकान अब्बासी साहब के मद्दे मुकाबिल आपने इलेक्शन लड़ा, कैसा तजुर्बा था? जी मैंने लड़ा इलेक्शन और बड़ा अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन मैंने वही कहा था जिस वक्त मैं आया था उस वक्त इसमें 7 किस्म के ग्रुप थे और मैं इलेक्शन उनके ख़िलाफ़ नहीं लड़ता रहा। अंदर की जंगी है वही मेरे गले पड़ती रही कि जिसको ये करो वरना मैं नहीं हूँ, उसको वो करो मैं नहीं हूँ। मैं तो ये सुन सुन के थक गया था। अब मैंने वहाँ पे तंजीम साजी कर दी है। अब ऐसी कोई बात नहीं, जो 1-2 ऐसे बंदे थे उनको हमने वैसे फारग किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अब एक सिस्टम माहौल है। जिस हल्के में जाएँ वहाँ पे एक ही वाद है, वो इमरान खान की। और इंशाअल्लाह ताला जो मैं छोटे छोटे कारकुनों को भी तैयार कर रहा हूँ, ये मेरी टीम आपको नज़र आएगी। मैं लड़ूँ या कोई और लड़े वहाँ से, इंशाअल्लाह वो सीट बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। बल्कि पूरे लाहौर में हमारी कोशिश हो रही है कि हम कोशिश करके अच्छे अच्छे आदमियों को लाएं। ये बल्दियात अगर हम ले गए, जो मेरा टारगेट है अचीव करने का, अगर ये हम कामयाब हो गए तो फिर हमारी सीट जो होगी ना वो सिंबल होगी जीत की। ये इलेक्शन हमने सब दोस्तों को बावर कराना है कि ये इलेक्शन जीतना है, ये तुम्हारी ज़ात का नहीं है, ये पार्टी का है। आपको मैं समझता हूँ अगर जहाँ 5 करोड़ रुपया लगना है वहाँ 50 लाख में हम इलेक्शन जीतेंगे। जो फंड हैं बहुत कम लगेंगे, हमारे पास टीमें होंगी, हम लोगों के काम करें, लोगों के छोटे मोटे मामला वो हल करें, लोगों के दुख सुख में जाएं, हमारे महल्ले में गलियों में हमारी ख़वातीन जीतें, हमारे काउंसलर जीतें। 90% तो इलेक्शन वही होता है। इंशाल्लाह। दीवान साहब, अपने हर मेहमान से काफ़ी सवाल मैं करती होती हूँ कि कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तमन्ना, कोई चीज़ ऐसी ज़िंदगी में जो ना मिली हो, जिसकी ख्वाहिश दिल में हो कि ये मिल जाए, ये बात पूरी हो जाए, क्या आपके दिल में भी है? बस अल्लाह हर वक्त हमारे दिल को मुतमईन रखे। सबसे बड़ी बात है इंसान ईमानदार हो, तो ख्वाहिशें जो होती हैं ना वो सब अल्लाह पूरी कर देते हैं। वो ख्वाहिश होती ही नहीं ऐसी वो गलत जो हम बहुत सारे को दुनिया की दौलत यहीं रह जानी है। मैंने बड़ा रिज़्क हलाल अल्लाह ने दिया, बड़ा कुछ अपनी ज़िंदगी में जो चाहा वो अल्लाह ने दे दिया। औलाद हो गई, शादी हो गई, कारोबार हो गया, सदर लाहौर का बन गया,
मेंबर बन गया 5 मरतबा, इससे ज़्यादा और क्या मैंने लेना है। मैं कहता हूँ मैं जाऊँ तो लोग ये कहें कि ये अच्छा आदमी था, यही मेरे लिए एक रेफरेंस है। जो लोग मुझे ट्रिब्यूट करें बाद में कि यार ये अच्छा आदमी था, तो ये अच्छी बात है, ताकि मेरी औलाद को लोग कहें इसका बाप अच्छा आदमी था। ये बड़ी मुश्किल बनती हैं ये चीज़ें, तो बाकी कोई तमन्ना नहीं है। मिनिस्टर भी बन गया 2-4 मरतबा, अब बन जाऊँगा तब भी ठीक है, ना बना तब भी ठीक हूँ। अपना अल्लाह ताला रिज़्क़ दे, दुआ यही है कि खुदावंद करीम कभी किसी शख्स को भी रिज़्क़ से महरूम ना करे, और वो हलाल रिज़्क़ जो हमें दे हम खाएं, और अल्लाह को हर वक्त याद रखें, और उसकी मदद, उसकी ताकत हमारे साथ हो, हम हर वक्त कामयाब हों इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।